I feel he is the most favorite person who I follow on social media when it comes to fitness. All I was seeing about fitness, everything for me was fitness, fitness, fitness. सप्लीमेंट ले तो रहे फायदे के लिए, बट बॉडी में कर रहा हूँ नुकसान, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता. दूसरा, मेंटोर नहीं होने से आपको बहुत ऐसा नुकसान होते हैं. एंड आई फील अभी भी इंडिया में थोड़ा अवेयरनेस कम है. हम फिटनेस कर रहे हैं तो भी स्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं. किसी को इंजरी हो रही है, उनके पास फिजियोथेरेपिस्ट उधर रेडी है. कोई बीमार पड़ रहा है, उसके पास डॉक्टर रेडी है. अभी क्या डिफरेंस है एक एसएनसी कोच में, एक स्पोर्ट्स साइंटिस्ट में, एक नॉर्मल ट्रेनर में? अगर मैं ज्यादा अंदर घुस जाऊँ ना तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा. बहुत अलग है जो हम सोचते हैं उससे. एंड नो मैटर व्हेन द स्पोर्ट इज, ये चलता रहता है. और बहुत सारे लोगों के पास ना ये एक्सेस नहीं है कि वो एक मेंटल कोच से बात कर पाए. डूइंग प्रैक्टिस एवरी डे, यू आर बिकमिंग एन एलीट एथलीट, गेटिंग मेडल्स इन ओलंपिक्स, नॉट पॉसिबल. सो आई गेस दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन कि लोगों को नहीं पता है. इफ वन इज हार्ड वर्किंग, देयर इज नो गारंटी दैट ही और शी इज गोइंग टू बी सक्सीडेड. Hello and welcome everyone to POV Unpopular. Today I have Himanshu Bishnoi on the show with us. This person has been into fitness since I think 8 to 10 years now. He is the founder of Athletes Lab, where he is training and coaching Indian athletes from various genres, be it the TT team, badminton, kabaddi, pro kabaddi, and even cricket. And for me personally, I feel he is the most favorite person who I follow on social media when it comes to fitness. He is highly qualified, highly experienced, and this podcast is going to be all about fitness, all about SNC, all about sports science, which is I think a new genre when it comes to fitness, especially in India, but it has been very prevalent abroad. So I hope you'll enjoy it. Personally, I enjoyed it a lot, and I hope you'll be inspired. Hi Himanshu. हाय नुपुर, हाउ आर यू? कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ. Okay, so before starting the podcast, and I'm not just saying this for the sake of saying, but out of all the people from the fitness genre that I follow on social media, you are my favorite because Thank you. I find your page and like your posts very genuine. I can see that they are coming from an immense knowledge base. So that is like really nice. So currently आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो. You are an SNC coach. You have your own Athletes Lab. You're the founder of it. You are training and coaching Indian athletes from so many sports, be it kabaddi, TT, badminton, etc. Cricket as well. Cricket as well. इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो आप. But from where did it all begin, and how did it begin, and how has the journey been like? Okay. इसके लिए I will start with my genes, to be honest. Okay. So as I belong to Haryana. हाँ. And I have always been an active kid, I would say. कि जब मैं छोटा था, हमें सिखाया गया था वहाँ पे कि आपका जो दिन स्टार्ट होता है ना, when you're waking up in the morning, तो there has to be some physical activity, उसी से आपका दिन स्टार्ट होगा. Okay. So आजकल का जैसा लाइफस्टाइल है ना कि लोग आराम से उठ रहे हैं 9-10 बजे, 11 बजे, रात को 3 बजे सो रहे हैं. वो चीज़ मैंने कभी देखी नहीं थी उस टाइम पे. एंड ऑब्वियसली मतलब एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी था. कि उस टाइम पे इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी. यू आर नॉट स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम लेट नाइट विद द फोन इनसाइड योर ब्लैंकेट टॉकिंग टू यू नो जिसके साथ आप सेटिंग करना चाह रहे हो. सो इट वाज नॉट देयर. सो या जब मैं छोटा था, आउटडोर एक्टिविटीज़, लॉट ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज़ हमेशा, या तो कोई स्पोर्ट खेल रहा हूँ या फिर सुबह उठते ही रनिंग के लिए जा रहा हूँ. एंड मुझे नहीं याद है कि till I was 25, अभी I'm 30, and till I was 25, मुझे नहीं याद है मैं कब 7 या 6 बजे के बाद उठा था. Wow. So I used to wake up at 5 or 6 ऐसा. और हमारे घर में भी एक्चुअली ऐसा माहौल था कि 5-6 बजे जैसा आजकल के घरों में 10-11 बजे होता है ना सुबह के टाइम पे, वो हमारे घर में 5 बजे 6 बजे ऐसा होता था. मम्मी शोर कर रही होती थी और यू कैन नॉट स्लीप. तो वो सारा का सारा मैं बोलूँगा कि पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस था एनवायरनमेंट का भी और थोड़ा कल्चर का भी. हमारे हरियाणा में कल्चर है ये, व्हेन यू आर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग यू आर गोइंग टू डू सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. सो दैट्स हाउ आई ग्रू अप. एंड देन आफ्टर व्हेन आई वाज 13 और 14 आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट प्रोफेशनल. उससे पहले आई यूज्ड टू प्ले मल्टीपल स्पोर्ट, जिसने हेल्प किया डेफिनेटली मुझे एक एथलीट बनने में. बट फिर मैंने एक अपना प्रोफेशनल स्पोर्ट चूज़ किया, दैट वाज क्रिकेट. एंड आई प्लेड दैट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. But that trigger point of becoming a sports science professional वो आया 2013 में. So I remember I was in India camp and वहाँ पे
I had that facility of, physiotherapist was there, team doctor was there, strength and conditioning coach was there, and before that I was not even aware about these professions. करेक्ट. अब वहाँ पे क्या है, हम फिटनेस कर रहे हैं तो भी स्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं, किसी को इंजरी हो रही है उनके पास फिजियोथेरेपिस्ट उधर रेडी है, कोई बीमार पड़ रहा है उसके पास डॉक्टर रेडी है. सो दैट थिंग एक्चुअली फैसिनेटेड मी. ओके, अच्छा स्पोर्ट्स में ऐसा भी है, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं था वो चीज. हमने क्या किया, जो मन में आया फिटनेस कर लिया, जो मन में आया जैसा ट्रेनिंग कर लिया. आज भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा Exactly. कि ये सारी चीजें. That was one of the reason I had to come into this profession. करेक्ट. So वहाँ पे ये हुआ. Then I thought कि if I'm not playing my sport professionally, because it's like uncertain thing, right? You cannot be very ऐसा sure कि आप खेल पाओगे कुछ ना कुछ. ठीक है, तो मैंने ये था अगर मैं स्पोर्ट नहीं खेल रहा हूँ तो मैं ये कर रहा हूँ, because this thing is going to keep me close with the sport I love. So that's how it started. But अब आपके पास ना destination है. You know that okay, you want to achieve this if this thing is not happening, but you don't have that process to follow. और उस टाइम पे it was quite unfortunate, I did not have any mentor in my life. And this is not like a technical MBA या कुछ ऐसा जहाँ पे it's all defined process. Of course. हाँ. और वहाँ पे ये भी है ना कि इंडिया में वो चीज़ ग्रो भी नहीं कर रही है अभी, वो बहुत पीछे है. अभी दूसरा मेंटोर नहीं होने से आपको बहुत ऐसा नुकसान होते हैं फॉर श्योर कि अब अगर आपकी लाइफ में मेंटोर है, थिंग्स आर गोइंग टू बी इजी फॉर यू. आप उनके एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखते हो. जिस पाथ को आप आई थिंक ऐसा घूम के अचीव करोगे, मेंटोर है तो आप सीधा क्रॉस कर सकते और अचीव कर सकते हो. सो दैट वाज नॉट देयर. व्हाटएवर आई डिड इन माय लाइफ आई डिड बाय माय ओन. I learned from my experiences. Whatever my instinct said to me, I followed that. And and then I got to know कि इसके लिए पढ़ाई करना पड़ता है. Then I put myself into academics related to that, studied for some sort of certifications, and that was the journey. I think you have many certifications, right? Yeah, I did actually. क्योंकि मुझे starting में का पता होता ना तो मैं बहुत सारे नहीं करता. Right. But उसके लिए क्या होता है ना, process again. You have to follow the process. और वो चीज़ ने क्या help किया? I got to learn a lot. I worked, although I really wanted to work with just athletes. बट वो जो फेज था उसने मुझे बहुत सिखाया कि आप नॉन एथलेटिक पॉपुलेशन के साथ जब आप काम करते हो तो वहाँ पे बहुत कुछ सीखते हो. यू ग्रो इन डिफरेंट डोमेन. तो वहाँ पे वो चीज़ मैंने काफ़ी सीखी. और ठीक है, बहुत सारी हेल्प की हर जगह, जो भी किया आई एम ब्लेस्ड. मैं बोलूँगा कि बहुत सीखा मैंने. और जैसे जैसे मैंने अपना पाथ फॉलो किया तो उसमें आई वॉज फॉर्चुनेट कि वो चीज़ें सही होती चली गई. ठीक है. So you are an SNC coach, you are a sports scientist. But what is this like? So because let's say for a layman, I'm going to a gym, I have a coach, a trainer. अभी क्या डिफरेंस है एक SNC कोच में, एक स्पोर्ट्स साइंटिस्ट में, एक नॉर्मल ट्रेनर में? ओके, सो मैं बोलूँगा यार ये भी एक ना, अब आप फिटनेस की बात करते हैं. फिटनेस इज बहुत ही ऐसा ब्रॉड टर्म है. हाँ. अब फिटनेस इट्स लाइक यू आर डूइंग समथिंग रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी. इट्स लाइक दैट. जब आप किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे आपका स्पेशलाइजेशन काम आता है. जैसा जब आप नॉन एथलेटिक पॉपुलेशन के साथ काम करते हो, यू कैन कॉल योरसेल्फ फिटनेस ट्रेनर और मे बी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, क्योंकि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का मतलब ये है यू आर वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ एंड द लाइफस्टाइल यू आर लिविंग, उसके हिसाब से अपने आप को कंडीशन करना. So this is strength and conditioning. For example, you are in corporate and non-athletic, तो वहाँ पे आपकी जो requirements है वो ये रहेंगी कि आप पूरा दिन energetic रहो, आपको posture related issues ना हो. तो वहाँ पे आपका उस तरीके का condition होगा, conditioning जो हम करेंगे. But for athletes it's different. Athletes के लिए क्या है कि कोई भी उनका sport है, वहाँ पे उनकी physiological requirements क्या हैं basically. Body basically पूरा overall I guess. हाँ, कि आप बेसिकली किस तरीके से एनर्जी जनरेट कर रहे हो, Correct. किस तरीके से आपका हार्ट काम कर रहा है, किस तरीके से आपके दूसरे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, वो सारा अपना बॉडी के अंदर का जो है वो फिजियोलॉजी में आ जाता है सारा. सो वहाँ पे स्पोर्ट की रिक्वायरमेंट अलग होती है. जैसा एक स्प्रिंटर है, उसको जल्दी से जल्दी अपना एक जो टास्क है 100 मीटर का उसको अकम्प्लिश करना है. तो वहाँ पे फिजिकली उनके लिए स्पीड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट. स्पीड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट. एग्जैक्टली. तो वहाँ पे उनके लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स. ऑन द अदर हैंड अगर कोई हॉकी प्लेयर है उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट्स हैं. कोई लॉन्ग डिस्टेंस एंड्योरेंस एथलीट है उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट्स हैं. सो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कैन बी यूज्ड फॉर एवरीबॉडी, बट वो जो डिराइव हुआ स्पेसिफिकली एथलीट से हुआ. ज़्यादातर एथलीट्स के रिलेशन में हम इसको डिस्कस करते हैं. एंड स्पोर्ट्स साइंस अगेन इट्स द सेम थिंग,
बट स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग उसका एक पार्ट है. Okay. So sports science is when we talk about science related to any sort of physical activity. अब sport is also a physical activity, right? तो और इसके काफी सारे domains हैं. Physiology, kinesiology, injury prevention, and maybe strength and conditioning, sport skill itself. So all these things comes under that umbrella of sports science. And no matter what a person is doing, हम उसे apply कर सकते हैं. कर सकते हैं. Correct. और जो जिम के फिटनेस ट्रेनर्स हैं उनका थोड़ा सा एकेडमिकली बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, मैं बोलूंगा थोड़ा सा, नॉट टू मच, क्योंकि उनको भी यार अगर कोई अच्छा ट्रेनर है ना, उनको भी एनाटॉमी पढ़ना पड़ता है, बेसिक फिजियोलॉजी पढ़ना ही पड़ता है. और बट एक चीज होती है अपना, जब आप होलिस्टिकली कोई अप्रोच लेके चलते हैं तो वो होलिस्टिक अप्रोच जो है वो भी डिफरेंट रहेगा एक एथलीट के लिए और एक नॉन एथलीट पॉपुलेशन के लिए. क्योंकि एथलीट के चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं और नॉन एथलीट के चैलेंज डिफरेंट होते हैं. तो वहाँ पे वो भी आपको फिगर आउट करना है कि आपको काउंसल किसको किस तरीके से करना है, आपको उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज कैसे करना है, चाहे वो एथलीट हो चाहे नॉन एथलीट हो. अब कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा बायस होते हैं अपनी चीज़ों को लेके. जैसा मैं पावर लिफ्टर हूँ ना, तो मुझे लगेगा यही सबसे बढ़िया क्योंकि मैं ये करता हूँ, बट मे बी वो चीज़ किसी इंडिविजुअल के लिए सही नहीं है, बट आप फिर भी you'll try to superimpose that on that individual ताकि वो भी ये करे just because you like that. No, so that approach is not holistic, I would say. तो एक कोच के लिए मैं यही बोलूँगा कि एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलना बहुत ज़रूरी है, अपने ट्रेनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है, एंड उसके हिसाब से you have to modify things and you have to train them. Correct. So for example, if let's say I am as a person, I am not too much into gymming या powerlifting, but I love to trek, I love to hike. तो अगर मैं एक sports scientist के पास जाऊँगी और ये बोलूँगी, तो maybe they will understand कि okay, अभी trekking hiking में क्या important है, उस हिसाब से we can plan something for her, right? या नॉट इस ये थोड़ा इंडिविजुअल है, मैं बोलूँगा कि नॉट जस्ट स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, मे बी एक अच्छा फिटनेस ट्रेनर वो भी बात को समझ पाएगा. हाँ. कि स्पोर्ट्स हाइकिंग आपको, मतलब सॉरी, हाइकिंग आपको अच्छा लगता है, यू लाइक टू गो ऑन ट्रैक्स एंड एवरीथिंग. One of the best things to do for your heart, for your cardiac capacity, for your muscular endurance, बहुत बढ़िया चीज़ है. If you like it, just do it. बट समटाइम्स मान लो आप कौन से पार्ट में रह रहे हो वो भी मैटर करता है, राइट? यू मे नॉट हैव एक्सेस टू गो देयर एवरी टाइम. तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू सम एक्टिविटीज रिलेटेड टू दैट विच कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग इंजरी चांसेस एंड हेल्प यू इन परफॉर्मिंग बेटर व्हेन यू आर गोइंग ऑन ट्रैक. तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डू व्हाटएवर यू वांट, बट देयर आर नो लिमिटेशंस ओवर दैट, एंड उस चीज से आप सस्टेन रह पाओगे. एक्चुअली आपको उसमें अलग से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप क्या करोगे, आपको कोई चीज़ पसंद है, आप ऑटोमेटिकली उसकी तरफ ड्राइव होते रहोगे. करेक्ट. सो हम एथलीट्स की थोड़ी सी बात करते हैं, बिकॉज आपका भी जब आपने बताया 2013 में यू वेंट देयर, यू सॉ सो मेनी थिंग्स हैपनिंग एंड दैट्स हाउ यू गॉट इनटू दिस. सो बट व्हाट इट टेक्स टू बी एन एथलीट, बिकॉज हम जो टीवी पे देखते हैं एथलीट्स की परफॉर्मेंस देखते हैं, हमें लग रहा है हाँ इन्होंने मेडल जीता है, मे बी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पता है इनका कोई कोच है, बट क्या क्या लगता है मतलब टू बी एन एथलीट? अगर मैं ज़्यादा अंदर घुस जाऊँ ना तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा. बट यार एक एथलीट की लाइफ बहुत अलग है जो हम सोचते हैं उससे. ओके. एथलीट के सेक्रीफाइसेस बहुत अलग हैं. ओके. और मैं उन एथलीट्स की बात कर रहा हूँ जो अच्छे एलीट लेवल पे खेल रहे हैं, और मे बी जो बहुत सीरियस है अपने करियर को लेके. उनकी बात नहीं कर रहा जो उनके लिए इस लाइफ में सब कुछ चल रहा है, उनका कोई क्लियर गोल नहीं है. सो उन्हीं एथलीट्स की जो हार्ड वर्किंग है, जो क्लियर है अपने इंटेंशंस को लेके, दे हैव टू मेक लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस. हम क्या करते हैं, वीकेंड पे जाके पार्टी कर सकते हैं ना, बियर पी सकते हैं ना थोड़ी, वो नहीं पी सकते. उनकी सोशल लाइफ एकदम बैंड बज जाती है उनकी. देयर इज नो सोशल लाइफ बिकॉज थ्रू आउट द डे व्हाट दे आर डूइंग, मॉर्निंग दे हैव ट्रेनिंग, देन by the time they are coming back they have to eat and they have to rest because they have to prepare for their evening session, and then they have training in the evening, then they have to sleep early again because they have to wake up early in the morning. So this is the cycle they are into, and no matter when the sport is ये चलता रहता है. क्योंकि आपको रिपीटेटिव प्रैक्टिस चाहिए होगी ना किसी भी चीज में एक्सेल करने के लिए. यू नीड दैट रिपीटेटिव स्टिमुलस मल्टीपल टाइम्स, 1000 टाइम्स, lakhs of times, only then you will be able to perform better in that. एक ब्रेन को ऑटोमेटिसिटी की आदत लगाना, that is required to be an athlete. बहुत सारे sacrifices, and then sometimes, और उसके बाद we never know how they are feeling mentally. और बहुत सारे लोगों के पास ना ये एक्सेस नहीं है कि वो एक मेंटल कोच से बात कर पाएं. उनके पास ये एक्सेस नहीं है कि वो
ऐसे फिटनेस कोच के पास ट्रेन कर पाएं या स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच के पास ट्रेन कर पाएं जो उनके स्पोर्ट डिमांड को समझे। बहुत सारी जगह ऐसा है कि चीज़ें सिर्फ स्किल कोच के नेकेड आईज से चल रही है, सिर्फ प्रेडिक्शन के ऊपर, देर इज नो एनालिटिकल अप्रोच बीइंग फॉलोड। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं और फिर हम सोचते हैं कि यार ये तो हम टीवी पे देखेंगे, रिजल्ट ही दिखेगा, हमें लगेगा ये तो अच्छा एथलीट नहीं है। बट वो सिचुएशन में वो एथलीट क्या सोच रहा है, उसकी ट्रेनिंग है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इवन इफ वन इज हार्ड वर्किंग, देर इज नो गारंटी दैट ही और शी इज गोइंग टू बी सक्सीड, क्योंकि क्या पता उसके जो टूल्स हैं वो एडिक्वेट नहीं हो। करेक्ट, वो अपना 100% दे रहे हैं बट उन्हें एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है। एग्जैक्टली उनको पता भी नहीं। सबसे बड़ी बात ये उनको पता भी नहीं, क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स अब जैसा आपने बात की थी कि रिकॉग्निशन, यार हमें एथलीट को डेफिनेटली एथलीट एक सक्सेसफुल हो रहा है तो उसको डेफिनेटली पता है, लोगों को पता है डेफिनेटली कि उसने ये अचीव किया, उसके बाद शायद ऑब्वियसली कोचेस का भी नाम कभी कभी सामने आ जाता है। बट स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस, स्पोर्ट्स साइंस टीम है उनके पीछे बैठी है, उनके फिजियोज, उनके आई वुड से मसाज थेरेपिस्ट, उनके फिजियोलॉजिस्ट्स, उनके बायोमैकेनिकल, जो उनके मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स, किसी का नाम नहीं आता है सामने। वो चीज मुझे लगता है थोड़ी मिसिंग है, क्योंकि अगर वो चीज को रिकॉग्निशन मिलने लगेगा ना, ऑटोमेटिकली अवेयरनेस बढ़ती है इस चीज के बारे में। फिर सभी लोगों को पता है कि एक एथलीट बनने के लिए आपको क्या करना है। Becoming athlete is not just you're going to your field and doing practice every day and you're becoming an elite athlete, getting medals in Olympics. Not possible. It's a science. It's a I would say it's a analytical approach or an expertise, combination of multiple expertise. That's what required in making an elite athlete. And I feel अभी भी इंडिया में थोड़ा अवेयरनेस कम है एंड इन चीज़ों का। सो आई फील अभी भी अगर हम देखें तो ओलंपिक्स में परहैप्स हम उतने मेडल्स नहीं ला पा रहे हैं जितना हमारा मे बी पोटेंशियल है एज अ कंट्री। सो आई गेस दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन कि लोगों को नहीं पता है इतनी सारी अवेयरनेस नहीं है। और यार इसके बहुत सारे ये इसका कोई स्ट्रेट आंसर नहीं दे सकता मैं कि क्यों नहीं मेडल्स ला पा रहे। बहुत सारी चीज़ें आई नो विच कैन नॉट बी टॉक्ड हियर। अच्छा। और डेफिनेटली स्पोर्ट्स साइंस एक बड़ा एक एस्पेक्ट है जो अगर अप्लाई होगा तो काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि अगर हम ट्रैक करें ना पिछले कुछ सालों में हमारे मेडल्स की ऐसा प्रोबेबिलिटी बढ़ी है। और जो एथलीट्स मान लो फर्स्ट 2 राउंड्स में फिनिश कर रहे थे, अब वो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल खेलने लगे हैं, जस्ट बिकॉज स्पोर्ट्स साइंस हैज बीन इंटीग्रेटेड सिंस फ्यू ईयर्स। क्योंकि कुछ साल पहले तक ना इंडिया में स्पोर्ट्स साइंस के कॉलेजेस तक नहीं थे। True. All it had was physical education colleges. That's why a lot of people had to opt for their higher education from abroad. And not everybody can afford it or do that. Definitely. हाँ. So ये चीज़ एक मिसिंग है इंडियन स्पोर्ट में, बट अभी बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है मैं बोलूँगा। बड़ी सिटीज़ में अभी इट्स एक्सेसिबल, छोटी सिटीज़ के लोग थोड़ा सा इसमें लैग कर रहे हैं, बट होपफुली ये चीज़ें सब तक पहुँचे। और यही एक रीज़न है कि मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ, सो दैट आई हेल्प दोज एथलीट्स जिनके पास इन चीज़ों का अवेयरनेस है, जिनके पास इन चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि अगर मैं खुद को अपने पास्ट में देखूं, मेरे पास ये चीज़ नहीं थी। नाउ आई कैन थिंक ऑफ इफ आई वुड हैव दीज थिंग्स, प्रोबेबली आई वुड बी प्लेइंग फॉर इंडिया और सम अदर टीम। करेक्ट। तो ये चीज़ मिसिंग है डेफिनेटली, बट काम किया जा रहा है काफ़ी। ओके, सो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट इंजरीज। हमने बीच में अभी एक वर्ड लिया था। सो व्हाई डज इट हैपन एंड इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बिकॉज इफ आई आस्क कि हाँ कौन सी कॉमन इंजरीज है, दैट विल डिपेंड ऑन सो मेनी फैक्टर्स। So maybe we can talk about कि क्यों होती है injuries and how can we prevent it from an athlete perspective and even from a non-athlete perspective. Injuries यार वो एक्सीडेंटल भी हो सकती हैं। मान लो you're going and कुछ आपके आगे आ गया, you fell, आपने एंकल ट्विस्ट कर दिया। सो एक तो ये इसका जॉनरा है कि आपको एक्सीडेंटल इंजरीज हो सकती हैं। दूसरा, अगर मैं ऐसी पॉपुलेशन में बात करूँ जैसा नॉन एथलेटिक एथलेटिक पॉपुलेशन में, वो ज़्यादा होती हैं ओवर यूज वाली इंजरीज। अब ओवर यूज का मतलब क्या है कि व्हेन दैट लोड द लोड यू आर गेटिंग एक्सीड्स योर कैपेसिटी। जैसा आपका टॉलरेंस इतना था, बट आपका लोड इतना बढ़ गया, और डेफिनेटली फिर आपके कनेक्टिव टिश्यूज हो, चाहे मसल हो, आपका ब्रेन हो, नर्वस सिस्टम हो, सबको जवाब दे देता है। वो क्यों? आई गेस नॉर्मली लोग बहुत उसमें आ जाते हैं, ईगो में आ जाते हैं
हाँ कि हमें ज़्यादा करना है। उठाऊंगा, मुझे ज़्यादा उठाना है, हाँ सोशल मीडिया पे डालनी है हाँ वीडियो, वो मुझसे ज़्यादा उठा रहा है, क्यों उठा रहा है? हाँ ये हो सकता है डेफिनेटली, ये जो ऐसा जनरल पॉपुलेशन में हो जाता है, ये नॉन हाँ नॉन एथलेटिक पॉपुलेशन में हो जाता है। बट ज़्यादातर केसेस में क्या होता है ना, मान लो एक एथलीट है, पहले मैं हाँ एथलीट की बात करता हूँ, ओके उनके ना 3 सेशंस हैं यार एक दिन में, 2 सेशंस है एक दिन में। हम्म दे आर ट्रेनिंग every day multiple times over a period of time doing the same thing obviously। अब ये तो काफ़ी टाइम तक अगर आप इतना लोडिंग दोगे तो इंजरी के चांसेस अपने आप बढ़ेंगे। और सबसे बड़ा एक रीज़न है इंजरीज का, आज के टाइम में लोग सोते नहीं है भाई, रात को सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होंगे, नेटफ्लिक्स देख रहे होंगे, ये सो सब। इससे आई गेस हम रिकवरी पे आ गए हैं कि कहीं ना कहीं वो रिकवरी लैक है। यस, सो ओवरलोडिंग का मतलब ये यू आर नॉट एबल टू रिकवर प्रॉपर्ली, हाँ टिश्यू इज नॉट एबल टू रिकवर प्रॉपर्ली। हाँ अब उसके लिए फिर लोग क्या करेंगे पता है, पैसिव रिकवरी मोडालिटीज़ को देखेंगे, हम सोना ले लें, स्टीम ले लें, हम आइस बाथ ले लें, हम कंप्रेशन क्लोथ्स डाल लें, बट जो रियल रिकवरी है दैट इज स्लीप, नोबडी टॉक्स अबाउट दैट, जो इजीली एक्सेसिबल है। उसके लिए बस चाहिए क्या ना, थोड़ा सा हार्ड वर्क चाहिए होता है आपको वो छोड़ना पड़ेगा भाई 9-10 बजे के बाद, जो क्योंकि लड़कियां 9 बजे के बाद ऑनलाइन आ रही है ना उनकी और लड़कियों के लड़के भी ना हो जाएंगे। एग्जैक्टली। हाँ तो अगर ये ऐसे टाइम पे अगर आप वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दोगे, डेफिनेटली वो आपको कहीं ना कहीं एक करेगा नुकसान देगी ही। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है इंजरीज का, आप सही से रिकवर नहीं हो पा रहे हो, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका न्यूट्रिशन हैबिट्स कैसी हैं, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। सो इफ वी टॉक अबाउट रिकवरी, सो मे बी वन इज स्लीपिंग एज यू सेड, और क्या हो सकता है रिकवरी में? रिकवरी के लिए सबसे बड़ा फैक्टर ये है स्लीप, मतलब पिरामिड के यूं लगा लो, सबसे नीचे आएगा वो। हाँ। इट्स अ बेस फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग। हाँ हाँ अपार्ट फ्रॉम दैट अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ चुके हैं मार्केट में विच कैन बी यूज्ड। और जैसा आपका न्यूट्रिशन ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि कहीं आपकी बॉडी में कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी तो नहीं है, कोई आपका विटामिन डी पूरा है कि नहीं है, आपका कैल्शियम सो पूरा आई है कि थिंक नहीं उसके है। लिए तो रेगुलर टेस्ट्स, बिकॉज हाउ विल वी नो कि हाँ कुछ कमी है, तो उसके लिए रेगुलर टेस्ट्स एंड या एवरी 6 months, एवरी 1 year यू शुड बी गोइंग फॉर टेस्ट। हाँ क्योंकि हमारा मैं फिर से घूम फिर के उसी बात पे आऊँगा, हमारा लाइफस्टाइल कल्प्रिट है हर एक चीज़ का। क्योंकि मुझे याद है पहले के टाइम में मैं बहुत ही खेलता था यार, मैं बहुत ही खेलता, आई नेवर गॉट इंजर्ड। व्हाई? आई एम स्लीपिंग बाय 9, वेकिंग अप एट 5 एवरी डे। और ऐसा लाइफस्टाइल था कि बेड पे से गिरा और नींद आ गई। बट अभी एनवायरमेंटल भी वही चीज़ें काफ़ी आ जाती है ना, कि पहले इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, आपके पास सोर्सेज नहीं थे अपनी नींद खराब करने के, आजकल सोर्सेज ज़्यादा हैं, सो यू ट्राई टू एक्सप्लोर एवरीथिंग, तो वहाँ पे गड़बड़ है थोड़ा। करेक्ट। उसके अलावा अगर मैं दूसरी रिकवरी मोडालिटीज़ की बात करूँ, आपका स्टीम बाथ हो गया, आपका आइस बाथ हो गया, आपका मसाज हो गया, आपका कंप्रेशन क्लोथ्स आजकल आ गए हैं, आजकल वो रेड लाइट थेरेपी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बट वो चीज़ तब काम करती है व्हेन फाउंडेशन इज़ करेक्ट। अब आप स्लीप ही फिक्स नहीं कर रहे हो, बाकी कुछ भी करो, वो बेनिफिट नहीं दे पाएगी। So if we talk about nutrition, we are not going in depth to it, but what like कितना percentage, because ये लोग बोलते हैं कि sometimes people say 80% nutrition होता है, 20% training होता है, कभी कोई बोलता है 50% होता है, 50%, so as per you like कितना role play करता है nutrition? अभी if you're talking about fat loss, Okay, that depends. nutrition plays big role there, Okay. because it's energy coming and going out. हाँ So going out means how much energy you are spending when it comes on physical activity। आपका पूरे दिन का जो कितना एक्टिव लाइफस्टाइल है, कितनी एनर्जी आप बेसिकली बर्न कर रहे हो, कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो, हाँ एंड इनटेक में वो आ जाता है कितना आप खा रहे हो। so a calorie deficit. कैलोरी डेफिसिट, यस, यू गॉट द राइट वर्ड। सो इसमें क्या है कि अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली देयर इज लॉट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। तो वहाँ पे दैट्स व्हाई वी हैव टू डेफिसिट दैट, कि हमारी जो स्टोर्ड है वो यूटिलाइज हो जाए। अगर आप ज़्यादा खाते रहोगे, डेफिनेटली वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपका बॉडी, क्योंकि बाहर से अगर आपको एनर्जी मिल रही है, बॉडी का जो पहला प्रेफरेंस है उसको यूज़ करना है। जब वहाँ से आप डेफिसिट में हो तो बॉडी आपका स्टोर्ड फैट यूज़ करती है। उसके बाद आप कौन सी इंटेंसिटी पे काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, फैटी एसिड्स का इन्वॉल्वमेंट कितना ज़्यादा है वहाँ पे, उस पर मैटर करता है। सो फैट लॉस में न्यूट्रिशन नो डाउट 80% या 90% भी शायद वहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। एंड व्हेन इट कम्स ऑन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, इट्स अ कॉम्बिनेशन, लाइक इक्वल कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ द थिंग्स। क्योंकि वहाँ पे आपका फैट लॉस इज नॉट द प्रायोरिटी, वहाँ पे आपका मूविंग बेटर इज द प्रायोरिटी। आपका प्रिसीजन, जो आपके जो टास्क होते हैं वो काफ़ी प्रिसाइज होते हैं, वो मैटर करता है वहाँ पे। तो अब वहाँ पे उन चीज़ों को फुलफिल करने के लिए आपको उतना एडिक्वेट न्यूट्रिशन चाहिए कि आप वहाँ पे लैक नहीं कर रहे हो।
फॉर एग्जांपल आपको एक 90 मिनट का मैच खेलना है और आपकी बॉडी में इनफ कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं है, आपका ग्लाइकोजन कम है, आपका प्रोटीन कम है, तो वहाँ पे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स कम है तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे पूरा लंबे टाइम, थक जाओगे, ठीक है, और प्रोटीन कम है तो रिकवरी डिले हो जाएगी। सो वो स्पोर्ट में इट्स ऐसा बिल्कुल इक्वल ऐसा कॉम्बिनेशन है इन चीज़ों का, बट फैट लॉस में डेफिनेटली यू नीड टू बी मोर कॉन्शियस अबाउट वट एवर यू आर पुटिंग इनसाइड योर बॉडी। करेक्ट। और जैसा आई गेस हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, जेनेटिक्स भी एक चीज़ होती है कि मे बी कुछ लोगों का बॉडी इज डिफरेंट, मे बी उनका फैट जल्दी आता है या फैट नहीं आता है, सो एज पर दैट ऑल्सो आई थिंक न्यूट्रिशन डिपेंड करेगा। या सो जेनेटिक्स मैं मानता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो हमारे फास्टेस्ट एथलीट्स ऑन द अर्थ दे एक्चुअली बोर्न विद सर्टेन जेनोटाइप, और किसी स्लो एथलीट को आप उतना फास्ट कभी नहीं बना सकते, आप कितनी भी ट्रेनिंग करा लो। मैं किसी को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट ये सच है, वो हमेशा एडवांटेज पे रहेंगे। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कुछ और स्पोर्ट है जहाँ पे आपको ना बहुत सारी एबिलिटीज़ का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, वहाँ पे जेनोटाइप थोड़ा कम मैटर करता है, क्योंकि वहाँ पे आपको पीक नहीं करना कुछ भी, आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे अगर आप अच्छे राइट अमाउंट में अगर आप अपना सारी अप्रोच को फॉलो कर रहे हो, तो वहाँ पे आप कर सकते हो, आप यू कैन बी सक्सेसफुल इन दैट स्पोर्ट। बट व्हेन इट कम्स ऑन लेजिटली स्पीड वर्क, लेजिटली एंड्योरेंस वर्क, आपको पैदा होना पड़ेगा एक सर्टेन जेनोटाइप के साथ, तो ही आप एडवांटेज पे रहोगे। करेक्ट। और जैसा आपने बोला कि कुछ लोग देयर आर फ्यू पीपल हु टेंड टू स्टोर फैट क्विकली एज कम्पेयर टू अदर्स, यस दिस इज ऑल्सो जीन्स, एंड ऐसे लोगों को डेफिनेटली थोड़ा सा न्यूट्रिशन में अपने चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है। जैसा प्रोटीन उनको शायद ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी एज कम्पेयर टू अदर्स, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट उनको शायद कम खाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू अदर्स, और बट घूम फिर के सॉल्यूशन वही है कि यू हैव टू अचीव सर्टेन एक्टिव लाइफस्टाइल एंड यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट वट एवर यू आर ईटिंग। तो यस, जीन्स मैं बोलूँगा यार काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और यहाँ पे आपका होलिस्टिक अप्रोच काम आता है। नॉट एवरीबडी इज फैट बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, नॉट एवरीबडी इज फैट because of their lifestyle. There are some people who are born with those genes. Correct. तो वहाँ पे आपको एक इंडिविजुअल को समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली इशू क्या है, वो लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हार्ड वर्क करने के बाद भी शायद उनको रिजल्ट थोड़े स्लो मिल रहे हैं, बट यू हैव टू बी वेरी पेशेंट अबाउट देम विद देम, एंड यू हैव टू बी ट्रीट देम इन दैट वे कि आपको प्रेज करने पड़ेंगे उनके एफर्ट्स को। Correct. And maybe not to just compare people. Exactly. ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आजकल। People tend to compare everyone with each other. और ये मैंने भी चीज़ मैं बोलूँगा over a period of time सीखी है। शायद जब मैं when I came into fitness बहुत ही नए टाइम में, all I was thinking about fitness, all I was seeing about fitness, everything for me was fitness. And I was मैंने बोला था ना कि हम खुद के हिसाब से लोगों को सोचने लगते हैं, तो बोलता मैं भी तो करता हूँ यार, तुम भी करो। ये चीज़ काफ़ी लैक करती है बहुत सारे कोचेस में। तो आपको यही नहीं करना है कि अगर आप फिट हो, आप कर पा रहे हो, डजंट मीन कि सभी कर पाएंगे। सबका बैकग्राउंड अलग है, सबके स्ट्रेस अलग है, सबका लाइफस्टाइल अलग है, कौन किस चीज़ से गुजर रहा है, यू नेवर नो। अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल एंड फॉलो दैट होलिस्टिक अप्रोच। अगेन मैं वो फिर से वर्ड बोलूँगा, होलिस्टिक अप्रोच को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा इफ यू रियली वांट पीपल टू बी एक्टिव, अगर आपके इंटेंशंस वैसे हैं तो। सो होलिस्टिक अप्रोच की ही बात करते हैं। सो देयर आई फील वेदर इट इज ट्रेनिंग, कोचिंग और इवन इन लाइफ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मेंटल फिटनेस। सो अगर हम मेंटल फिटनेस की बात करें फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, सो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज, व्हाट रोल इट प्लेज एंड कैसे उसको एलिवेट किया जाता है? साइकोलॉजिस्ट ये सुन के काफी खुश होंगे। एंड यस, बीइंग अ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, मैं भी बोलूंगा मेंटल फिटनेस इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। चाहे वो आप एक एथलीट हो, चाहे नॉन एथलीट हो, बिकॉज everything this thing drives everything. If you are strong from here, no matter what, you are going to cope up with every challenges. That's why I feel athletes are slightly above than other population being strong from here. Why? Because they have to tackle lot of situations, lot of pressure situations. और जब आप अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रेशर सिचुएशंस को अगेन एंड अगेन एनकाउंटर कर रहे हो, तो आपका ब्रेन उस हिसाब से अडेप्ट करता है, डेवलप करता है अपने आप को कि आपके लिए वो सिचुएशन नॉर्मल हो जाए।
तो ये एथलीट की बहुत बढ़िया चीज़ है, मैं बोलूँगा कि वो थोड़ा सा एडवांटेज पे रहते हैं इस चीज़ में, बीइंग इनटू स्पोर्ट। बट अब वहाँ पे भी क्या चैलेंज है कि अगर आपको अपने स्पोर्ट में परफॉर्म करना है, वो अलग चैलेंज है। तो वहाँ पे आपको मेंटली स्ट्रांग होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक सर्टेन लेवल पे आगे ना एवरी एथलीट इज सेम, स्किल वाइज, फिजिकल एबिलिटी वाइज, और मे बी आप भी वही कर रहे हो जो दूसरा एथलीट कर रहा है, खाने में, सोने में, रिकवरी में, सब चीज़ों में। बट हु विंस? whoever is mentally strong from here. और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं बोलूँगा कि जेनेटिक है, क्योंकि मैंने इस पे ज़्यादा टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा रिसर्च भी नहीं किया है। आई फील ये जेनेटिक शायद हो सकती है, बट ये बहुत डेवलप की जा सकती है, डेवलप की जा सकती है, एग्जैक्टली। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बेटर बता पाएंगे, मेरा स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, मेरे स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में नहीं आती है चीज़। सो बट आई फील यू नीड टू इम्प्लीमेंट सर्टेन टेक्निक्स, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, बिकॉज उससे आप क्या करते हो ना, यू ट्रेन योर सबकॉन्शियस टू वर्क इन फेवर ऑफ यू, करेक्ट, पॉजिटिव वे में। और वो नेगेटिव थिंकिंग से बाहर आते हो, आप नेगेटिव लूप से। एग्जैक्टली, क्योंकि व्हेन यू आर प्लेइंग सच सम स्पोर्ट इन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, वहां पे यू विल फाइंड, instead of thinking about just one thing, whatever the task you have to do, you are probably be thinking about multiple other things. How my parents are going to think about me, how my coach is going to think about me, if I'll fail, what happen if I'll fail, मेरा पूरा कैरियर टिका है, सारी चीजें बहुत एथलीट्स के दिमाग में घूमती है। अब उस टाइम पे एथलीट्स को क्या चाहिए होता है कि दे आर एबल टू फोकस ऑन सर्टेन थिंग विच इज द टास्क इटसेल्फ। मुश्किल नहीं है, बट आसान भी नहीं है, राइट? आप अभी ना कुछ एथलीट ये सोचते हैं कि वी कैन डू दैट राइट बिफोर आवर कॉम्पिटिशन एंड इट विल बी ऑल राइट। नो, यू हैव टू मेक हैबिट। जस्ट लाइक हम बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं, माइंड को भी ट्रेन करना है, एग्जैक्टली इन द सेम वे, बिकॉज माइंड ऑल्सो अडेप्ट्स, and once you are putting your brain into that situation multiple times, 1,000 times, 10,000 times, it will eventually adapts. तो वो चीज़ उनको क्या करना पड़ेगा, जो भी एक सही टाइम है उस पर मैनिफेस्ट करो, विजुअलाइज करो अपने आप को कहाँ देख रहे हो, एक टेक्निक को, मे बी मैं ये नहीं बोलूँगा विनिंग आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, बट एक चीज़ों को सही तरीके से करने को आप मैनिफेस्ट करो, उसको विजुअलाइज करो कि किस तरीके से मैं उसमें बेटर हूँ। अब अगर आप बेटर होगे तो अब आप विनिंग के बारे में सोचोगे ना, आप किसी चीज़ को सही तरीके से करने के लिए सोचोगे, ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। दिस व्हाट आई फील। वो मछली मेरे की आँख, एक्सपीरियंस जब अर्जुन ने वो चलाया था बाण, तो मछली की आँख ही देख रहे थे, नॉट हाँ, महाभारत में, राइट? हाँ। So yeah, it's even like while I trek and hike, so there are a lot of times जब body give up कर देती है, no matter if you have prepared or what, but body gives up, तो उसके ऊपर आप फिर यहीं से चढ़ सकते हो। ब्रेन ही है आपका, ब्रेन ही है। बहुत सारे इवेंट हैं यार, अगर मैं बोलूँ ना 800 मीटर, 800 मीटर रनिंग, मोस्ट डिफिकल्ट इवेंट। ओके। क्योंकि हमारे बॉडी के ना एनर्जी सिस्टम्स चेंज होते रहते हैं। कुछ सिस्टम्स है, पहले स्टार्टिंग के 6 से 8 सेकंड, 10 सेकंड जब आप मैक्सिमम एफर्ट मारते हो, दूसरा सिस्टम काम करता है, फिर दूसरा सिस्टम काम करता है, फिर दूसरा, और जो ये दूसरे और तीसरे सिस्टम्स होते हैं ना, मोस्ट डिफिकल्ट, क्योंकि इतना लैक्टेट आपका एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी में, उसके बाद बॉडी नहीं चलती, क्योंकि ब्लड वापस पहुंच ही नहीं पा रहा है हार्ट तक, इतने उसमें मेटाबोलाइट्स इकट्ठे हो गए हैं। तो वहां पे क्या है, इट्स मेंटल, इट्स फिजिकल। आप ऑब्वियसली पुश कर रहे हो, जब आप बहुत साल तक ट्रेनिंग करते हो आप पुश कर देते हो, उसके अपनी लिमिट को ऊपर लेके जाते हो, बट उस टाइम पे क्या है, यहाँ से हो आप, यहाँ से अगर आपने गिव अप कर दिया तो एवरीथिंग इज गॉन। और अपॉर्चुनिटीज एथलीट को बड़े लेवल पे मिलना, वो खुद में ही एक अचीवमेंट है। तो कोई भी एथलीट नहीं चाहेगा कि मैं उसको गवाऊं किसी भी तरीके से। सो मेंटल कंडीशनिंग तो मैं खुद बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हरियाणा में ना, हमारे सीधी कहावत है, भाई उड़ते तगड़े बनो। और वो तगड़े कैसे बनेंगे? सब बोलते हैं तगड़े बनो, एग्जैक्टली, बट द प्रोसेस, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेस्टिनेशन, बट व्हाट इज द प्रोसेस? वो प्रोसेस के बारे में लोगों को एजुकेट करना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं पक्का, मुझे बढ़िया लगते हैं साइकोलॉजिस्ट। ट्रू, बिकॉज दे कैन मेक और ब्रेक द सिचुएशन। यस। सो टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन, देयर इज समथिंग नोन एज सप्लीमेंट्स। तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं मार्केट में, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, एटसेट्रा, मल्टीविटामिन्स। तो क्या नेसेसरी है, एज अ नेसेसिटी, क्या नहीं लेना चाहिए परहैप्स, या किस हिसाब से लेना चाहिए? यार न्यूट्रिशन की
न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स बेसिकली जब मैं बात करूँ, हम्म बहुत सारे लोग हैं जो मे बी डेफिशिएंट हैं किसी न्यूट्रिशन के, किसी भी मैक्रो न्यूट्रिएंट के, माइक्रो न्यूट्रिएंट के. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिगर आउट, इज देयर एनी डेफिशिएंसी? करेक्ट. Until there is no deficiency, why are you putting something inside your body which is not required? मतलब जैसे प्रोटीन पाउडर में तो डेफिशिएंसी कैसे पता लगेगा नहीं, प्रोटीन की? प्रोटीन का तो यार रिक्वायरमेंट है. सो हाँ. ज़्यादातर डेफिशिएंसी की जब आप बात करते हैं ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को Correct. ज़्यादा आप कंसिडर करते हैं. हम्म क्योंकि मैक्रोज तो ठीक है, मतलब मैक्रोज तो कितना भी खा लो, आप ज़्यादा से ज़्यादा फैट ही गेन करोगे. मतलब बॉडी का वेट, आपका वेट ही बढ़ेगा. तो जब आप प्रोटीन की बात करते हैं, बहुत सारी स्टडीज ऐसी भी हैं जो कितना ही प्रोटीन, काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन भी अगर आप खा रहे हो, 3 ग्राम्स पर केजी और फिर बॉडी वेट भी खा रहे हो तो भी कोई नुकसान नहीं है. ओके. बट आई गेस वो डाइजेस्ट नहीं होता है उतना, करेक्ट? लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स. यार मैं जनरली ना, मैं बहुत ज़्यादा अभी, सो आई यूज्ड टू रीड अबाउट न्यूट्रिशन अ लॉट लॉन्ग टाइम बैक. नाउ आई एम नॉट मच इनटू दैट. ओके. बट मैंने अपनी बॉडी पे अप्लाई किया हुआ है चीज़ कि 1 ग्राम भी करा हुआ है, 2 ग्राम भी करा हुआ है, 3 ग्राम भी करा हुआ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई. ओके. इफ़ योर फिजिकल एक्टिविटी इज इनफ कि आपका इतना मसल ब्रेकडाउन है, आप इतना प्रोटीन खा रहे हो जो आपको रिकवरी करने में हेल्प कर रहा है, आई थिंक इट्स फाइन. इट्स फाइन. इट डिपेंड्स ऑन योर एक्टिविटी लेवल्स. अगर आप सेडेंटरी हो तो शायद आपको 1 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट इज फाइन. बट मे बी अगर आप एथलीट हो तो आपको उसका डबल ट्रिपल चाहिए. तो वो डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी पे, आपको कितना प्रोटीन चाहिए. ठीक है. और जब आप बात करते हैं सप्लीमेंट्स की, तो सप्लीमेंट्स के बहुत सारे रीज़न हैं कि आप ले भी सकते हो. कि जैसे किसी की नॉर्मल, इसमें जब आप नॉर्मल डाइट में आप प्रोटीन पूरा नहीं कर पा रहे हो, यू कैन गो फॉर दैट सप्लीमेंट, यू कैन गो फॉर सप्लीमेंट. बट द प्रॉब्लम इज, इंडिया में ना ये सप्लीमेंट्स की ऑथेंटिसिटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. ट्रू. तो वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप किसी ऑथेंटिक सोर्स से वो चीज़ ले रहे हो कि आपको बेनिफिट हो उसका, ना कि नुकसान हो. हम सप्लीमेंट ले तो रहे फायदे के लिए, बट बॉडी में कर रहा हो नुकसान, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता. सो ऑथेंटिक सोर्स ढूंढो, वहाँ से सप्लीमेंट्स खरीदो, दैट्स फाइन. और सप्लीमेंट्स तभी लो जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट हो. जैसे नॉर्मल डाइट में आपको कुछ पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि सप्लीमेंट में जो मेजर सप्लीमेंट है वो यही है. प्रोटीन हो गया अपना, क्रेटीन बढ़िया सप्लीमेंट है यार, मैंने खुद यूज़ किया है, अपने एथलीट्स को रेकमेंड किया है. क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ एनर्जी सिस्टम्स होते हैं, जब मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था उस बात पे. सो जो फास्टेस्ट एनर्जी सिस्टम होता है वो होता है अपना PCR, फोस्फोक्रेटीन एक सिस्टम होता है. तो वहाँ पे आपको जो ATPs देता है ना, जो चीज़ आपको बेसिकली ATP से ही आपको एनर्जी मिलती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. सो वो क्रेटीन के थ्रू आते हैं. तो जो भी मान लो स्पीड एथलीट्स हैं, जो भी स्ट्रेंथ एथलीट्स हैं, हैवी स्ट्रेंथ एथलीट्स हैं, उनके लिए क्रेटीन बहुत यूजफुल है. एंड्योरेंस वालों के लिए शायद इतना यूजफुल ना हो, तो वो नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा. और दूसरा जो और इधर उधर के सप्लीमेंट BCAA एंड ऑल, वो अगेन डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी लेवल पे. अगर आप बहुत लंबे टाइम, कुछ एथलीट्स को उसकी ज़रूरत है, कुछ एथलीट्स को नहीं है. बट जो आप अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल हो, नॉन एथलीट हो, आप जिम जा रहे हो, हफ्ते में आपको वीक में आपको आई थिंक 3 से 4 दिन जिम जाना है, और वहाँ पे आप सोचो मैं ये भी डाल दूँ, ये भी डाल दूँ, आई फाइंड नो सेंस इन दिस. वो ठीक है, मेरा ओपिनियन है. प्री वर्कआउट्स का भी जो होता है, लॉट ऑफ पीपल लाइक उसमें मैंने बहुत स्टडीज देखी हैं कि कैफीन बहुत ज़्यादा होता है, या तो आई थिंक वो कुछ रिकमेंडेड लिमिट होती है. यार मैं सप्लीमेंट का ना जेन्युइनली मैं बहुत ज़्यादा ऐसा फैन नहीं हूँ. हाँ. मैं जिसको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो लो, डेफिनेटली लो. बट नहीं है तो फालतू में मत लो. आई हैव नेवर टेकन प्री वर्कआउट और इवन कॉफी इन माई लाइफ बिफोर माई वर्कआउट. और ये कुछ ऐसा नहीं है मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, वो मैं वैसे ही हाइप रहता हूँ, मेरे को वर्कआउट करने में मजा आता है. और ऐसा भी नहीं है कि मेरे को ऐसा जाते ही 200 किलो का बेंच मारना है या 200 किलो का स्क्वाट मारना है, वो है ही नहीं. वो प्रायोरिटी, अगेन आपकी प्रायोरिटी क्या है उस पर मैटर करता है. मैं फिटनेस करता हूँ अपने नॉर्मल फिट रहने के लिए. आई डू एवरीथिंग, आई डू स्प्रिंट्स, आई डू एथलेटिक वर्कआउट्स, आई प्ले स्पोर्ट्स, आई डू लिफ्टिंग, एवरीथिंग. तो मुझे जरूरत ही नहीं लगती वहाँ पे कि मैं प्री वर्कआउट लूँ, ऐसा कुछ लूँ, क्योंकि मेरा उसके बिना ही काम चल रहा है. बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल आई नो जिनकी बॉडी मूव ही नहीं करती प्री वर्कआउट के बिना. ओके. तो इट्स काइंड ऑफ एडिक्टिव. हाँ, मतलब क्योंकि वो किक देता है ना आपको. इफ यू आर गेटिंग किक फ्रॉम सप्लीमेंट देन मतलब जब तक आप बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिव एक्टिविटीज़ में नहीं हो, वो रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. तो सप्लीमेंट अगेन, अगर जो अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उनका टेस्टिंग कराओ यार, अपना बॉडी का ब्लड टेस्ट कराओ पीरियडिकली, वहाँ पे फिगर आउट करो अगर आपको किसी चीज़ की डेफिनेटली ज़रूरत है, गो फॉर इट. ठीक है. हाँ, सो द मेन थिंग इज कि ओनली आफ्टर प्रॉपर असेसमेंट लो, अदरवाइज फैशन के तौर पे मत लो.
या यू हैव टू फिगर आउट वेदर इट्स रिक्वायर्ड फॉर यू और नॉट, हाँ कि आपको सप्लीमेंट्स चाहिए ही है या आप बस ऐसे ही ले रहे हो. कि वो जिम में मजा आ रहा है कलर्ड बॉटल्स ले जाके पानी की. हाँ cool. So if we talk about some of the emerging trends like इस फील्ड में SNC स्पोर्ट्स साइंस, तो क्या अभी चल रहा है इस फील्ड में, क्या emerging trends आ रहे हैं? यार देखो, मैंने ना काफ़ी ट्रांजिशन देखा है हमारे स्पोर्ट्स साइंस में पूरे इंडिया में. पहले क्या था, अब क्या था, अब क्या था, ऐसा मैंने काफ़ी सारे फेजेस देखे हैं. अभी के लिए जो मुझे लगता है ना काफ़ी जो ट्रेंडिंग चीज़ है और आने वाले टाइम में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली है, बिजनेस वर्ल्ड इज गोइंग टू रूल. Okay. It's definitely there, right? Okay. If somebody is not generating revenue, वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो सकती. तो वो जो जितनी भी कॉर्पोरेट वाली चीज़ें हैं ना, वो सारी स्पोर्ट्स में भी आ रही हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, योर डेटा एनालिटिक्स, टेक्नोलॉजी. सो देयर आर लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स नाउअडेज जो आपको ऑन द स्पॉट बता देते हैं कि आप कितना फोर्स प्रोड्यूस कर पा रहे हो, कितना न्यूटन्स ऑफ फोर्स आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो, कितना वॉट्स में आप पावर जनरेट कर पा रहे हो, कितनी वेलोसिटी से, कितना मीटर पर सेकंड से आप कोई भी मूवमेंट कर पा रहे हो. एंड क्या इंडिया में है हमारे पास? बिल्कुल, आई डू है. मेरे सेंटर पे भी हैं ये चीज़ें. हम एथलीट्स को ऐसे ही असेस करते हैं. ओके. और उसके अलावा जैसा अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यार, सब चीज़ें बहुत ईजी हो गई हैं. उसके अलावा वही तो डेटा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि किसी की परफॉर्मेंस आपको ऐसा ट्रैक करनी है, यू नीड डेटा. किसी का आपको सिलेक्शन करना है किसी टीम में, आपको प्रीवियस उसकी परफॉर्मेंस देखनी है, यू नीड डेटा. आप किसी का असेसमेंट कर रहे हो और आप देख रहे हो कि कहाँ स्टैंड कर रहा है एथलीट या कर रही है, उसका आपको डेटा देखने की जरूरत है. आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी किसी भी एथलीट की प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे हो, यू नीड डेटा. सो ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में डेफिनेटली बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली हैं, क्योंकि पहले चीज़ नहीं थी, अभी आ रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जैसे जैसे और स्पोर्ट्स साइंटिस्ट्स इवॉल्व हो रहे हैं एंड पीपल आर वैल्यूइंग दैट एनालिटिकल अप्रोच रादर देन जस्ट प्रेडिक्टिव अप्रोच. सो पहले क्या होता था, सिर्फ जो कोच देख रहे हैं, जो असेस कर पा रहे हैं देखने से, वही चीज़ें चलती थी. बट नाउ इट्स नॉट देयर. यू हैव टू एनालाइज व्हाटएवर यू आर डूइंग. सो ये सारी चीज़ें बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे आने वाले टाइम में. करेक्ट. सो इससे एक और चीज़ है कि वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स साइंस एंड SNC, तो डू यू थिंक कि लाइक इवन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस भी ये एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, मे बी इवन ऑप्शनल, बट लाइक सो दैट इसकी अवेयरनेस और बचपन से ही इस फील्ड के बारे में लोगों को पता लगे? आई थिंक इतनी बात करने के बाद इसका आंसर तो आप ही दे दोगे. आप ही बता दो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. यार मेरे हिसाब से तो होना चाहिए. हाँ, तो डेफिनेटली. क्योंकि ना जब पहले क्या होता था ना, पहले अगर आप सोच रहे हो, जैसे मैंने बोला था ना, आई थॉट दैट आई वांट टू बिकम स्पोर्ट्स साइंस प्रोफेशनल, बट आई डिड नॉट हैव दैट पाथ टू फॉलो. करेक्ट. देयर वाज नो पाथ आई वाज अवेयर ऑफ. अभी क्या होता है ना कि जैसा अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, आप यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं ना, वहाँ पे दे डू हैव दैट subject of sports science even in their schools, in colleges, and they are aware from their younger times, and now they have that option to pursue that. और उसमें क्या होता है ना कि अगर आप एथलीट हो, आपको पता है सब्जेक्ट है, आप वैसे भी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना, आपका ऑटोमेटिकली इतनी चीज़ें सही हो जाती है कि आप थोड़ा सा सही अप्रोच फॉलो करने लगते हो. और हमारे अभी सिस्टम में ये चीज़ें इंटीग्रेट हुई नहीं है, बट होपफुली आने वाले टाइम में हो. मैं भी शायद कोशिश कर रहा हूँ कहीं पे, अगर मैं इस चीज़ में इम्पैक्ट क्रिएट कर पाऊँ किसी स्कूल्स में, किसी कॉलेज में, इफ़ आई एबल टू इंटीग्रेट स्पोर्ट्स साइंस एंड अगर उससे एथलीट्स की हेल्प हो तो बहुत बढ़िया यार. दैट विल बी ग्रेट, बिकॉज आई थिंक हमने तो अपने स्कूल में एक पीटी की जो क्लास होती थी वही देखी है. और वो पीटी क्लास होती थी, आपको स्पोर्ट खेलना है, दैट्स इट. नहीं, हम तो फील्ड में जाके बैठ जाते थे. खाना खाते थे वहाँ पे. नहीं, हम खेलते थे स्पोर्ट, कोई ना कोई स्पोर्ट खेलता था, बट इट वाज लाइक अ फ्री पीरियड. तो देखो अभी आपने खुद ने बोला, राइट, वी वर नॉट अवेयर द वैल्यू ऑफ दैट, राइट. हमें बस वो है कि खाली पीरियड मिल रहा है, दैट्स इट. पढ़ाई से हम दूर जा रहे हैं, दैट्स इट. बट अगर वही सोचो, इफ kids nowadays are aware what sports science is, they have more opportunities to make career in that, they have more opportunities to learn more about it, and उसको अगर कल को उनको कोई स्पोर्ट्स साइंस प्रोफेशनल के साथ काम करना है, उनको दिक्कत नहीं होने वाली है. उनके लिए चीज़ें आसान हो जाती है. दे नो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एंड हाउ इट्स गोइंग टू हेल्प देम इन शेपिंग बेटर फ्यूचर फॉर देम. ओके, सो अभी हमने स्पोर्ट्स साइंस की बहुत बात कर ली, सो लेट्स टॉक अबाउट
You, apart from sports science and SNC, what do you like to do? And what's your off day like? Travel. I love traveling, Okay, especially solo ones. okay. Although मैंने ज़्यादा solo किए नहीं है, but recently I have developed my interest towards that Okay. because you can go anywhere, you can Do plan anything. anything हाँ. there. And मैं जब travel करता हूँ तो मैं कोई प्री प्लानिंग लेके नहीं चलता हूँ. हाँ. I just आप ट्रैवल में भी करते हो ये फिटनेस वगैरह का रिजीम? हाँ मतलब not the typical nerd, हाँ. but yeah I like to stay active. मतलब what's harm, मतलब अगर आप हाँ. जा भी रहे हो तो थोड़ा थोड़ा बहुत कर लो यार. हाँ. But ऐसा नहीं हो I'm a gym boy, मुझे ये भी करना है. No, हाँ. I'm not stressed about that. हाँ. But I try to do some physical activities. हाँ. कि अगर मैं so I like my vacations especially on coastal areas, जो बना मैं coastal sea side and all. हाँ. तो वहाँ पे आपका snorkeling हो जा रहा है, वो भी आपकी एक्टिविटी है. सी में swim कर पा रहे हो, वो भी आपकी फन भी है, एक्टिविटी भी है. सुबह सुबह बीच पे भाग लो, वो भी एक्टिविटी है. सो एक्टिव रहना इंपॉर्टेंट है rather than becoming a nerd towards something. ऐसा rigid होना, फ्लेक्सिबल. तो थोड़ा चिल लेके चलना चाहिए इंसान को अपना लाइफ. करेक्ट. ठीक है, सो इसी से वील कम टू द लास्ट सेगमेंट व्हिच इज अ रैपिड फायर राउंड. Now this is रैपिड your फायर में round. मैं ज़्यादा बढ़िया हूँ नहीं, बट लेट मी ट्राई. So this is your round. जनरल पॉपुलेशन का राउंड नहीं है. This is all about you. ओके. अच्छा मेरे बारे में बताना है मुझे अभी. हाँ जी. मेक श्योर कोई ऐसा प्राइवेट क्वेश्चन नहीं हो जो मैं आंसर नहीं देना चाहूँ. नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है. ठीक है. So we'll begin with the rapid fire. ओके. पहला, what's your favorite exercise? बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट. ओके, ओके. मुझे स्प्लिट स्क्वाट पता है, बल्गेरियन नहीं पता. हाँ मतलब इट्स ओके. मतलब नॉट मेनी पीपल लाइक इट. ओके, आई थिंक. ओके. ठीक है. What's your favorite food? फेवरेट फूड यार. फेवरेट फूड व्हेन आई गो होम, व्हेन माय मदर कुक्स दैट इतना सारा बटर के साथ 2-3 वहाँ पे टाइप की सब्जी, चपाती एंड लस्सी, लॉट ऑफ लस्सी. सो यार उससे ऊपर मेरे को कुछ लगता ही देसी नहीं. खाना बेसिकली देसी घर का हरियाणवी खाना, उससे ऊपर कुछ नहीं लगता मुझे. ओके. A strict no for you when it comes to food. फ्राइड फूड्स. I prefer not to consume fried foods. Okay. क्योंकि ना मुझे नहीं चाहिए ऐसा. And what about sugars? शुगर इज फाइन. शुगर इज फाइन बिकॉज ओके ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ है यार. Exactly. हाँ. शुगर देखो अगेन एक्टिविटी पे डिपेंड करता है. इफ़ यू आर फैट, इफ़ यू हैव लॉट ऑफ फैट परसेंट इन योर बॉडी, तो वहाँ पे शुगर मे बी डिट्रीमेंटल फॉर यू. बट फॉर मी बीइंग एन एथलीट, इफ आई हैव दैट हाई फिजिकल एक्टिविटी जो डेली लाइफ में मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे आई हैव टू रिप्लेनिश माई ग्लाइकोजन ऑन एवरीडे बेसिस. So that point of time I need sugar to replenish that and to perform better next day. So it totally depends on individual. मतलब वो सोशल मीडिया का ये चलता है कि ये गलत है तो गलत ही है. नो. हाँ, मतलब शुगर्स तो एकदम ही खराब है. मतलब एथलीट्स के लिए अच्छा है मैं बोलूँगा. मैं एथलीट्स को खिलाऊंगा शुगर. अगर तुम अच्छे एक्टिविटी लेवल पे तुम खाओ शुगर, रिकवर भी तो होना है तुम्हें. करेक्ट. सो शुगर से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है. आई एम लाइक गुड विद एवरीथिंग. वो डिपेंड करता है आप किस टाइप का लाइफस्टाइल जी रहे हो. सारा का सारा आपका खाने का मॉडिफिकेशन उस हिसाब से होना चाहिए. करेक्ट. ठीक है. सो फेवरेट सिटी टू लिव? आई वुड लाइक टू मूव टू स्पेन. ओके. सो या स्पेन का थोड़ा सा कल्चर जितना मैंने पढ़ा है, और समवेयर इन साउथ अमेरिका. या साउथ अमेरिका. ओके. समवेयर इन साउथ अमेरिका, बीट कोलंबिया और मेक्सिको, नॉट सेंट्रल अमेरिका, कोस्टा रिका. बहुत सारी सिटी, मतलब बहुत सारी ऐसा जगह हैं यार. तो बट जितना घूमने को मिले वो बेटर है रादर देन स्टेइंग एट वन प्लेस. जस्ट घूमो. सो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन वही था, फेवरेट वेकेशन प्लेस? ब्राजील. एंड हाउ अबाउट इंडिया में? इंडिया में एनीवेयर नियर टू द बीच. आई लाइक गोवा, आई लाइक केरला. सो आई कैन मैनेज विद एनीथिंग. सो वहाँ पे भी ये है कि यार कुछ ऐसा फिक्स नहीं है. मतलब ऑल्दो इट्स इट्स बोरिंग आंसर, बट हर जगह की ना हर जगह की अलग वाइब है. And you really want to experience everything rather than sticking to some just one thing. So probably if I'm going to beach side, I would like to have my beers and doing some beach swimming and all. पहाड़ों में मैं जाके थोड़ा peaceful environment prefer करूँगा जहाँ पे I'll be able to read books and all. थोड़ा ट्रैक कर लो. So हर जगह की अलग वाइब है. There is no fixed place for me. So basically रहना कहीं एक जगह है ही नहीं. घूमते रहना. Okay. Favorite TV series if you watch any? Breaking Bad. I love Breaking Bad. Favorite one. Lengthy, but I love it.
Your inspiration in life, is there anything or anyone? I consider myself as my inspiration Okay. because I know the kind of environment I was in and वहाँ से how I grew myself without anybody's guidance and whatever the step I took, I was responsible for that. So that's why whatever I was doing, I was pretty sure that okay, whatever I want to do, I'm going to achieve that. Okay. So I have that kind of mentality. ये भी अच्छा आंसर है. I mean, not a lot of people say that they are their own inspiration, but it's nice to hear that. Yeah, I try to actually. Because मैंने अपना खुद का ट्रांजिशन देखा है. हाँ. और वो जो सारा का सारा ट्रांजिशन है वो मेरे कॉन्शियस से ही हुआ है. तो वो हार्ड वर्क ही बोलूँगा एक तरीके से मैं. Because when I see people who I was friends with, कि कैसे आप एनवायरनमेंट से बड़े होके आ रहे हो. It's like the 30-year-old you looks back at the 20-year-old or maybe the 12-year-old you. Yeah, I was an and you idiot. get inspired. I was an idiot. And the transition I had gone through, it's amazing. Correct. वो conscious effort put किए मैंने बस. I think शायद environment से, not a specific, not from a specific individual, but environment से. And yeah. Okay. So any quote या philosophy that you live by? On the spot तो याद आना मुश्किल है. Like for example, for me, it can be one day at a time. कुछ भी है life में. And for me, enjoy whatever you have. Okay. You need not to stress about how it's going to be, and you cannot plan anything. Like you can plan though, but not ऐसा legit plan वाला. Correct. कि वो होगा ही होगा. So yeah. मतलब sort of enjoy. Just flow. Exactly. You have to enjoy whatever you have accomplished, whatever you are working towards, and be responsible for your actions. Okay. 3 most important things in life for you. Sports. My health. Okay. Money. You didn't name family. I mean, doesn't matter. मतलब वो ठीक है, ये 3 चीजें मुझे लगता है कि एक इंडिविजुअल इन तीनों के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता. बाकी हर चीज के बिना इंडिविजुअल सर्वाइव कर सकता है आज के टाइम में. So basically family और relationships अभी इन 3 चीजों में नहीं आते हैं. नहीं फैमिली ठीक है यार, मतलब I love my family obviously, मतलब but it's the truth, right? Now you are with family, maybe in upcoming future you will not. It's the truth. It's the hard truth. Exactly. But when it comes on your survival, you have to think what is important for you. Being a living organism, how you going to survive in the environment. Otherwise आपके ऊपर predator बैठे हैं आपको खाने के लिए. So वो 3 चीजें आपके लिए क्या मैटर, कहाँ आप सर्वाइव कर पाओगे, किस तरीके से सर्वाइव कर पाओगे. Okay. If you could have one superpower, what would it be and why? Elon Musk तो मैं बन नहीं सकता. क्यों, क्या आपको भी कुछ बनाना है क्या, space and so lastly, any advice that you want to give to anyone out there listening to us who are entering perhaps into the fitness journey, who are entering perhaps into the coaching or training journey? So any advice that we can give to them? Yeah, regarding advice, I would say challenges are there when you start anything. And सबके डेफिनेटली अपने अपने चैलेंजेस है लाइफ में, बट उनको काउंटर आप किस तरीके से करते हो वो आपको खुद को ही फिगर आउट करना पड़ेगा. बट एक चीज़ ज़रूर है, यू हैव टू सेट एंड यू हैव टू फिगर आउट कि क्या आपके लिए बेटर है, क्या आपकी हेल्थ के लिए बेटर है. और हर बार छोटे छोटे मोटिवेशंस को सीख मत करो. जस्ट मेक अ हैबिट. Don't think of starting with 1 or 2 or 3 hours in the beginning. Start with 10 minutes, just normal physical activity, 10 minutes, or maybe just walk, play some sport, any sort of a physical activity. और हफ्ते में 7 दिन भी नहीं चाहिए. आप स्टार्ट करो 2 दिन से 15 मिनट, फिर आप स्टार्ट करो, फिर 1 दिन बढ़ाओ, धीरे धीरे 5 मिनट बढ़ाओ. That's how you're going to progress, and focus on developing a habit, because habit stays for long time. Motivation does not. Motivation के लिए आपको हर बार वो मोटिवेशन चाहिए, बट हैबिट एक बार आपने अपने टिश्यू को, अपने ब्रेन को उस तरीके से चैनलाइज कर दिया, वो ऑटोमेशन पे पहुंच जाएगा. और वो उसके बाद आपको वो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे मोटिवेशन चाहिए, बिकॉज वो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक है. आप थोड़ा भी करोगे बट करोगे ज़रूर. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हैबिट डेवलप करो रादर देन सीकिंग फॉर मोटिवेशन. Cool.
So habits are very important. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. So talking about Athletes Lab, when did you start this? क्या है ये? What are you doing with this? Why did you start it? And अभी future plans क्या हैं आपके with Athletes Lab? Athletes Lab, मैं बोलूँगा it's more of emotion. Okay. Because the time I have spent training athletes in these years, there are few things I found that are missing. Number one, that majority of the athletes don't have access to sports science, as I mentioned before. They are not able to get that type of fitness which is actually required for their sport. Second thing, बहुत सारे एथलीट्स जो हैं उनको इंजरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, एंड उनकी इंजरीज को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है. और थर्ड इज़, मैंने ना कुछ फेडरेशंस में भी आई हैव वर्कड, तो जहाँ पे मैंने इंटरनेशनल एथलीट्स के साथ ट्रैवल किया है कुछ कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे भी मैंने यही चीज़ फिगर आउट करी कि इट्स नॉट जस्ट इन इंडिया, देयर आर मैनी अदर कंट्रीज़ जहाँ पे ये चीज़ अभी भी मिसिंग है. जो बहुत ही ऐसा पॉपुलर कंट्रीज़ है वहाँ पे ये सब है, बट काफ़ी जगह अभी भी ये चीज़ें मिसिंग है. तो वो सारी चीज़ों ने मुझे एक्चुअली इट गेव मी दैट एनर्जी टू स्टार्ट माई ओन वेंचर, जो मैंने खोला था 1 साल पहले. Okay. और Still वहाँ पे doing. सो इन 2023 September I opened it, and since then I have trained more than 150 athletes there, and few of the athletes are doing really better in national and international competitions. Correct. तो वहाँ पे मेरी एक चीज़ जो है वो accomplish हुई कि जो एथलीट्स थे जिनमें पोटेंशियल था, उनको एक राइट गाइडेंस और राइट अप्रोच के साथ एक एक्सपोजर मिला, एंड दे परफॉर्म्ड वेल. अभी भी इसी चीज़ पे काम है कि जितने सारे एथलीट्स को हम इस तरीके से ट्रेन कर पाएँ कि उनको सही तरीके से एक्सपोजर मिले, साइंटिफिक ट्रेनिंग उनको मिले, तो वहाँ पे डेफिनेटली बहुत पोटेंशियल है हमारे इंडियन एथलीट्स में. And the kind of, so we also use technology, as I was talking about, technology which is emerging in sports science. We use technology actually. We do have certain force sensors, we do have power measuring devices, we do have velocity measuring devices, जहाँ पे रियल टाइम डेटा हम अपने एथलीट्स को दिखा देते हैं सेट्स के बीच में ही. मान लो कोई एथलीट हमारा सेट कर रहा है कोई भी एक्सरसाइज का, तो हम उसको बीच में ही दिखा देते हैं कि हम तेरे को एक्सपेक्ट कर रहे थे इतनी स्पीड से तो पुल करेगा, बट तू नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब तेरा एफर्ट कम है या तू थका हुआ है. तो वहाँ पे आपको पता लग जाता है कि एथलीट को कितने डोज की ज़रूरत है, किस तरीके से ज़रूरत है. दूसरा, हम उन इक्विपमेंट्स को उधर भी यूज़ करते हैं जब उनका हम असेसमेंट करते हैं, तो हम उनकी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं स्टार्टिंग में, और उसके बेसिस पे हम उसको अच्छे से ट्रैक करके उनकी जैसा उस डेटा के हिसाब से जो हम कलेक्ट करते हैं उनके हिसाब से उनका हम प्रोग्राम बनाते हैं, और फिर उसको थॉरली ट्रैक करते हैं अगेन उन डिवाइसेस से कि आप कितने टाइम में कितना इंप्रूव कर पा रहे हो. सो इस तरीके से हम वहाँ पे एथलीट्स लैब में काम करते हैं, एंड अगेन होलिस्टिक अप्रोच के साथ, बिकॉज हमें पता है हर एथलीट का बैकग्राउंड अलग है. एलीट एथलीट्स का शायद स्केड्यूल ईजी हो, बट नाउ डेज द किड्स हु आर in between 9 to 14 who are coming at us, they are living with the most hectic schedule. They have to wake up early, probably going for some small training session, then they have school, then they are coming back from school, eating बहुत कम time मिला, then they have some tuitions, and then they have training again, and they are probably coming for strength and conditioning sessions, and then they are sleeping. So we have to figure out कि एक बच्चे को इतना स्ट्रेस मत दो कि उनके लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ऐसा अनइंटरेस्टेड हो जाए. तो उनको उनका इंटरेस्ट भी डेवलप रहना चाहिए, उनको फ़ायदा भी मिलना चाहिए, उनको इंजरीज भी नहीं होना चाहिए. सो दैट काइंड ऑफ अप्रोच वी फॉलो. वी ट्राई टू मैनेज कि कितने सेशंस उनको रिक्वायर्ड हैं और किस तरीके से हम उनके ऊपर वर्कलोड डाल रहे हैं. सो वो इम्पोर्टेंट है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर फ्यू एथलीट्स जहाँ पे हम जिनको जेन्युइनली रिक्वायरमेंट है, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड, वी आर ऑल्सो ट्रेनिंग देम इन फ्री ऑफ कॉस्ट. वी आर स्पॉन्सरिंग देम.
क्योंकि दे आर हार्ड वर्किंग बट दे आर प्रोबेबली नॉट गुड विद फाइनेंसेस एंड एवरीथिंग. और हमारे जो ये प्रॉब्लम भी है जो ग्रास रूट लेवल पे है और जो थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे है, अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट दूसरे स्पोर्ट में इतना पैसा नहीं है. ट्रू. तो वहाँ पे जब तक अगर किसी के पास स्पॉन्सर नहीं है तो दे विल नॉट बी एबल टू आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो चीज़ें. बट उनको रिक्वायरमेंट है, उनमें पोटेंशियल है. सो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे एथलीट्स को ट्रेन करने में. और आगे के गोल्स भी मेरे यही हैं कि जितने ज़्यादा एथलीट हो, जितने ज़्यादा एथलीट्स की मैं हेल्प कर पाऊँ मैं करूँ. ठीक है, फाइनेंसेस आपको चाहिए, रेवेन्यू आपको चाहिए टू सस्टेन इन द बिजनेस, राइट. बट एक मेरा इसके पीछे ये बहुत बड़ा सोशल कोज है. आई रियली वांट टू हेल्प एथलीट्स, क्योंकि अगर मेरे पास मेरा खुद का सेंटर होगा ही नहीं या फिर मेरा खुद का बिजनेस होगा ही नहीं, मैं उनकी हेल्प कर ही नहीं पाऊंगा, राइट. तो रेवेन्यू बिजनेस मॉडल उस तरीके से, बट आई वांट टू हेल्प देम वो उस तरीके से. सो that's how I'm taking athletes lab forward. Great. That's great. Okay. So, Himanshu, इसके साथ ही we'll end this podcast. I hope you enjoyed it. Yeah, it was fun. I hope you enjoyed it too. I enjoyed it very much. ये मेरा पहला sort of like fitness special podcast है, and I wanted to do it with you. So yeah. Thank you very much, Nupur. It was nice to be here. Thanks you. for calling out.